दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टेस्ट लगाएंगे और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो पूछे गए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर ये सभी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, और कह सकते हैं कि आपके 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और आपके 22 भाग थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। देख सकते हैं कि जो आपके 2019 में पूछा भी गया है, तो 1946 की अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे आपके? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जो आपकी अंतरिम सरकार था ना, ये आपकी 2 सितंबर 1946 को आपके कह सकते हैं संविधान सभा द्वारा आपका किया गया था, नवनिर्वाचित। ठीक है, और यहाँ पर जुड़े हुए 2-3 पॉइंट आपके इनसे हैं। कौन से पॉइंट? कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ये आपके कौन है? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले और सूचना और प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह और आपके श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम और रेलवे और परिवहन मंत्री आपके कौन थे? ये आपके आसफ अली थे। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो ये प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके कौन? आपकी सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल थे, याद रखिए, ये आपके गृह मंत्री थे। और इनमें जो आपके 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे आपके जगजीवन राम तो प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि 4th नंबर के बने थे। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? तो ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4थे गृह मंत्री थे जो कि गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो याद रखिएगा, लगभग देखा जाए तो 1,17,369 शब्दों से लगभग बना हुआ है। तो इसके अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से जाएंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये आपका जो लिखा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है? ए नंबर, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष की अवधि से कम, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन का समय लगा था। और इसमें से कितने रुपए लगे थे? तो आपके यहाँ पर 63,96,729 रुपये यहाँ पर कह सकते हैं लगे थे इसके आपके बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए एक पॉइंट बनता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान जो आपका है ये आपका कैसा है? तो भारतीय संविधान देखो, संघीय दिया है, एकात्मक दिया है, संसदीय दिया है, और डी वाला दिया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका हो जाएगा, रूप विधान में संघीय है और भावना में आपका जो आपका है वो आपका एकात्मक है। ठीक है, मतलब एकात्मक संविधान क्या होता है? तो वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं। और संघात्मक विधान क्या होता है? तो वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं। दोनों देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से अपना अपना अलग कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तावित किया था, किसने किया था? तो ये आपके थे कौन? तो आपके M.N. राय। काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपके कौन है? आपके M.N. राय हैं, जिन्होंने पहली बार आपके 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। और संविधान सभा का विचार जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं M.N. राय के ही द्वारा आपका किया गया था, क्योंकि 1935 जो आप जानते हैं एक्ट मतलब अधिनियम बना था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा आपसे यहाँ पर संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। देखिए संविधान सभा की जो अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक के उप समिति के जो आपके अध्यक्ष थे आपके कौन थे। तो उप समिति के जो आपके थे ये आपके कौन थे भाई, तो ये थे आपके HC मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपके HC मुखर्जी थे जो कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। और ये कह सकते हैं आपके मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ये भारत का संविधान जो कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब कह सकते हैं संविधान सभा जो बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, ये शब्द आपके होते हैं। तो ये कह सकते हैं आपकी कब, तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं दिख जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गया होगा, ऑप्शन सी, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यह कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। और कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को आपके 15 अनुच्छेद, ठीक है, 15 अनुच्छेद जो थे उनको कह सकते हैं लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भाई बताना है कि संविधान सभा में जो कुल महिलाएं आपकी थी वो आपकी कितनी थी। तो ये थी आपकी कितनी, तो आपकी 15 आपकी थी। याद रखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, 15 महिलाएं इसमें से आपकी थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा है, पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कह सकते हैं या इन्हें हम लोग कह सकते हैं उद्घाटन वाले, जो आपके उद्घाटन हुआ था, है ना। तो संविधान सभा का उद्घाटन जो आपको हुआ था, है ना, वो आपके 9 दिसंबर 1946 को जो आपकी पहली बैठक हुई थी। तो इसमें से अस्थायी तौर पर आपको किसको बनाया गया था, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसलिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके कौन हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, या इन्हें कह सकते हैं कि उद्घाटन इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, और जो दूसरी आपकी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष आपका बना लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। देख लीजिए ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा गया था। अगर इंग्लिश से आप पढ़ा है तो ठीक है, अगर इंग्लिश में आपने नहीं पढ़ा है इस शब्द को, हिंदी में पढ़ा है तो गलती हो जाएगा। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपकी होती है वो आपकी होती है प्रारूप समिति। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, प्रारूप समिति होती है। और प्रारूप समिति की जो आपके चेयरमैन थे वो आपके कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और कह सकते हैं कि इसको जो प्रारूप को गठन किया गया था तो वो 29 अगस्त 1947 को कब किया गया था भाई, तो ये जो आपकी समिति थी, तो संविधान सभा ने कह सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प कह सकते हैं पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसमें कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भी, साथ में अदर भी थे। कौन कौन थे, तो आपके N गोपालास्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी भी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधवराव भी थे। ठीक है, जो कि BL मित्र के स्थान पर थे। DP केतान थे, और कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। फिर जो आपके बाद में बने थे वो आपके TT कृष्णाचार्य थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये घुमा के बनता है कि क्या KM मुंशी ये प्रारूप समिति में थे, तो जी हाँ ये थे। ठीक है, क्योंकि आपके KM मुंशी को पूछ लेता है और TT कृष्णाचार्य को पूछ लेता है, और आपके ये जो आपके अयंगर हैं दोनों, ठीक है, इनको दोनों को पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये कथन किसका है, ये कथन है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो भाई उत्तराखंड जो आपका बना था ये किस डेट को बना था, ये डेट कौन सी आपकी है, तो आपका 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और 27वें राज्य के रूप में इसे गठित किया गया था आपके 13 राज्यों को काट के। ठीक है, अगले 13 जो आपके जिले थे उनको काट कर, ठीक है, जिले होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया।
तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था ये आपका 56 में किया गया था। पुनर्गठन है ना, इसलिए 56 आपका हो जाएगा। वैसे गठन आपके 53 से हो गए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुनर्गठन हुआ है वो आपके 56 के अंतर्गत, और 56 के अंतर्गत आपकी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था आपके 1972 में, ठीक है, 1972 में पूर्ण राज्य इसे बन गया था, ठीक है। और ये एक कह सकते जानते हैं कि उत्तर पूर्वी आपका राज्य है, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो दिया है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्रात्मक, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्माण में योगदान देता है। कौन सा कारक नहीं है, तो कौन सा कारक, तो आपके औद्योगिक क्रांति। तो 18 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु कह सकते हैं कई देशों से आपके लिए गए हैं, है ना। देखो ब्रिटेन से भी लिया गया है, समाजवादी जो आपके रूस से भी लिया गया है और अमेरिका से भी लिया गया है, लेकिन औद्योगिक क्रांति से यहाँ पर कह सकते हैं आपके संविधान में कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से कारक आपके हैं। तो भाई ब्रिटेन से देख सकते हैं जो संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया आपकी ब्रिटेन से। अमेरिका से देख सकते हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्याय जो आपका संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल नहीं होगा भाई, वित्तीय आपातकाल जो है वो आप कह सकते हैं ये आपके जर्मनी से लिया गया है ना, तो ये यहाँ पर आपका नहीं होगा। और अगला दिया है रूस, तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और समाजवादी व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन जो आपकी है 368 वो आपका दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो मतलब आपकी औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना आपके नहीं है संविधान में। अगला दिया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को भी समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान जो अपने नागरिकों को समानता का जो वचन देता है वो आपको देता है, कह सकते हैं कि आपके अवसर की समानता। कैसे देता है, तो अवसर की समानता और साथ में आपकी हैसियत की। मतलब 19 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, बी वाला, कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हैसियत मतलब होता क्या है, हैसियत मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, समाज में समानता शब्द आपको मिलता है ना, समाज में प्रतिष्ठा होती है, सम्मान मिलता है। तो समानता और प्रतिष्ठा ये आपकी कह सकती है, इसकी बात आपकी है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि वर्ग फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर उचित मिलान करना है। कह रहा है आपसे प्रभुत्व संपन्न हम लोग किसे कहेंगे, यहाँ पर 20 वाले में देख लीजिए, प्रभुत्व संपन्न हम लोग किसे कहेंगे। तो प्रभुत्व संपन्न हम लोग बोलते हैं किनको, तो ये बोलते हैं आपके जो लोगों को, यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाले में होगा कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार आपके है। दूसरा आपका दिया प्रजातांत्रिक, जो प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक जो होता है वो आपका क्या कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, तो ये होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा जो आपका होता है, तो भाईचारा क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर आपका बनेगा BCDA, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा के रूप में जो माना गया है वो आपको किसको माना गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर, आपकी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और आपने देखा होगा कि जो आपका आर्टिकल 32 है तो उसको भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। जब सिंपल से पूछे तो डायरेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रस्तावना। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कह रहा आपसे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर या कह सकते हैं बाल श्रम, है ना। इस पर जो प्रतिषेध लगाता है वो आपका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपका आर्टिकल आपका 23वां, मतलब कि 23वां अनुच्छेद है जो कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम, जो आपका श्रम है उस पर निषेध लगाता है, ठीक है। और कहा गया है कि अगर ऐसे अपराध कोई करता है तो उसको विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं विधिक समता, जो कि आपके कह सकते हैं एक समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल आपके कौन सा है, आर्टिकल 14। आपने मौलिक अधिकार में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से जो आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, उसमें से आर्टिकल आपका 14 है जो कि पूछा गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो आपके जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित के लिए जो आपका कह सकते हैं आपका अधिकार है वो आपका कौन सा है, तो 24 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका डी नंबर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, जो कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल आपका 29 और आपका आर्टिकल आपका 30। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये आर्टिकल आपके 29 आपके 30 में है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। पहला पॉइंट दिया है कि बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपका कह सकते हैं राज्य है दूसरे राज्य में जरूर जाते हैं, है ना। अगला है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं, तो ये भी सही है। जो आपके क्रिश्चियन लोग होते हैं वो स्कूलों की एक श्रृंखला अर्थात चैन के रूप में स्थापित करते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ये नहीं कहा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे अगर उनके साथ नहीं देते हैं तो क्या उनकी संपत्ति बच्चों को देना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। जो उनकी सेवा करेगा, यही कहा जाता है हमेशा कि जो उनकी सेवा करेगा उसी को यह संपत्ति दी जाएगी, ठीक है। और माँ बाप के अगर वो जो बच्चे हैं सेवा नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप उन्हीं को लिखेंगे। क्लियर है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अदर आपका दिया है कि सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मियों के बराबर आपका समान वेतन है, तो समान वेतन वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सी वाला कि माँ बाप संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो उनकी सेवा करता है लास्ट में उन्हीं को संपत्ति दी जाती है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलते हैं, सुना भी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनको लागू करने के लिए ये जो आपका है तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपके उच्चतम न्यायालय। याद रखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे दिया है, तो विशेष उत्तरदायित्व किसे सौंपा है, तो आपके उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका आता है किसके तहत आता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो आपका आता है किस में आता है, तो आपके ऑप्शन फर्स्ट होता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपका आता है। और अनुच्छेद 32 याद रखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती हैं। और रिट आपकी जो होती हैं वो 5 रिटें होती हैं, जैसे कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरी होती है अधिकार परीक्षा, चौथा होता है प्रतिषेध और पांचवी होती है उत्प्रेषण। इन 5 रिटों का प्रयोग करके यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में पहुंच सकते हैं अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो भाई मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वो आपके यहाँ पर पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका 28 का जवाब क्या बनेगा, तो 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 10 मौलिक कर्तव्य जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपके भारतीय संविधान में आपके सम्मिलित किए गए थे, ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा
कि एक जो आपका आर्टिकल है जो कि 2002 में, ठीक है, 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन था, तो एक मौलिक अधिकार और शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ये आपका जो था वो आपके 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए 2019 तक की बात कर दिया है, तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य ये पहले जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। 2002 में एक और जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष वाले, तो कुल मिला के कितने हो गए, तो कुल मिला के वर्तमान में आपके कितने हो जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 11 मौलिक। क्लियर हो गया ना ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के फर्स्ट को संविधान में द्वारा शामिल किया गया, अर्थात जो मौलिक कर्तव्य में जो कह सकते हैं कि आर्टिकल जो आपका दिया गया है, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है, तो आपके ऑप्शन राइट आपका 30 का हो जाएगा ए नंबर। ये आपके 42वें संशोधन अधिनियम के तहत आपका इसमें से आपके कह सकते हैं शामिल किया गया है आर्टिकल 51 के फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर संशोधन हुआ था इस वाले में। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो भाई वही सिंपल सी बात है, कितने मूल कर्तव्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके 11 मूल कर्तव्य है, अर्थात जिन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं और सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19, 2020 तक के आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 32 का जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आप कह सकते हैं कि इनको मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके कई प्रकार से पूछे गए हैं लेकिन जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य भी आप पढ़ लीजिए, एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कह सकते हैं जरूर हट जाएगा। यहाँ पर दिया है कि लोक चुनावों में वोट डालना, लोक चुनावों में वोट डालना यह आपके मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर याद रखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उनके आदर्शों की यहाँ पर कैसे कद्र करना, ये सभी आपके दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोक चुनाव में वोट डालना ये शब्द आपको उसमें से नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। अर्थात जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, शांति होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इनको सब बढ़ावा देने के लिए ये जो आपका आर्टिकल है ये आपके किसके अंतर्गत, 21 भाग में आपके हैं। तो ये जो आपका है ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपके दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपके दिए गए हैं, किसमें, तो आर्टिकल जो आपका 51 है, ठीक है, आर्टिकल 51 को यहाँ पर कह सकते हैं आपका है, ठीक है, क्योंकि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके भाग 4, ठीक है, कितने हैं, तो भाग 4 में जो आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है 36 से लेके 51, ठीक है, 36 से लेके 51 तक आपके दिए गए हैं, जो आपके कह सकते हैं आपके हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कि आर्टिकल 51 है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत का एकमात्र राज्य जहां राज्य सिविल कोड का प्रावधान है, राज्य सिविल कोड का प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि जहां सामान्य सिविल कोड, ठीक है, सामान्य सिविल कोड मतलब होता है समान नागरिक संहिता या कह सकते हैं समान आचार संहिता का यहाँ पर जो होता है मतलब कह सकते हैं कानून, ठीक है, जो कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। और भारत का एकमात्र राज्य है जो कि यहाँ पर गोवा में समान सिविल कोड आपका यहाँ पर प्रावधान है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा गोवा में, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहा है आपसे कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय पर प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल आपका है 249, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, ये डी वाला, ये आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा
अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के लिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, उसके किसी भाग को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अगर इस आर्टिकल के तहत कोई भी आपका कह सकते हैं विषय आपका बनता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत, तो ये जो आपका आर्टिकल होता है कौन, तो आर्टिकल आपका 108, ठीक है, आर्टिकल 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये कह सकते हैं आहूत करता है, ठीक है ना, और इसका कह सकते हैं अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर ही होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रपति से मिल जाते हैं। अगला दिया है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार है। याद रखिए, लोकसभा में अगर मतदान हो रहा है और ऐसी स्थिति में टाई की स्थिति मतलब होता है कि जब निर्णय 50-50% वाला हो जाए, अब यहाँ पर एक वोट जिसकी तरफ पहुंच जाएगा वही जीत जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्पीकर जिसकी तरफ वोट दे देगा वही कह सकते हैं कि वही जीत जाएगा, जो कि आर्टिकल जो आपका होता है आर्टिकल आपका 100, ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत होता है कि लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर आयोग संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी लेता है और उसी के तहत ये कह सकते हैं टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार भी होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा अर्थात ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? मध्य रात को नियत से वादा 40 वाले में, तो 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर संसद अर्थात संविधान सभा से, जहाँ पर आपकी जो संविधान सभा है वहीं से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज किया था, ठीक है ना, और गलतियाँ मैक्सिमम हो गई थी जो प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्रस्ट विद द स्टैंड मतलब डेस्टनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो भाई भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? 41 का जवाब यहाँ पर आपका देख सकते हैं दिया है वीवी गिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और आपकी बीडी जत्ती। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपकी बी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत की तीसरे राष्ट्रपति के रूप में थे, ठीक है, जो कि कह सकते हैं 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर आपके जो आपके दिए हैं वीवी गिर, तो वीवी गिर जो आपके थे ये कह सकते हैं 1969 से 1969 तक ये रहे थे, मतलब कब से कब, तो 3 मई 1969 से इनका कार्यकाल था, और कह सकते हैं 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कि याद रखिए ये कार्यवाहक के रूप में थे। बाद में कह सकते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बनाए गए थे, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपके हैं हिदायतुल्लाह, ये भी आपके कह सकते हैं कार्यवाहक रहे हैं, वीडी जत्ती भी रहे, लेकिन कह सकते हैं ये पूर्णतः आपके राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में त्यागपत्र अपना कार्यकाल भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो सौंपते हैं वो किसको सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। याद रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, ये दोनों आपस में कह सकते हैं त्यागपत्र देते हैं, लेकिन इसका जो सूचना है वो लोकसभा में जरूर जानी चाहिए। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सूचना को लोकसभा में जरूर बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर वो त्यागपत्र दे रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है वो आपकी किसके पास है? तो याद रखिए कि ये जो आपकी कोई भी आपकी अनुसूचित जाति है ना, कोई भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है, ये जो आपके किसके, तो आपके भारत के राष्ट्रपति के है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
तो भाई राष्ट्रपति द्वारा आपको पता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य, तो ये आपके होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को ये कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल आपका होता है आर्टिकल 80 के का में, ठीक है, आर्टिकल 80 की का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में और कह सकते हैं विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो, तो ये कह सकते हैं। ये जो आपके कह सकते हैं प्रक्रिया ली गई है नामित करने की प्रक्रिया किस देश से, तो आपके कह सकते हैं आयरलैंड से आपका लिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों को नामित करना, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो आपके किसके पास है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 72 पढ़ा होगा, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति स्पष्ट की गई है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा सिद्ध दोष अगर व्यक्ति है ठहराया गया है तो व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार इनके पास है। उसको क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड का क्षमा कर सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कह सकते हैं राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। ये सभी प्रक्रिया आपके 72 के तहत है, तो ये जो कर सकता है कौन, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव लिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न आपका है इसका जवाब आपको देना है, नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे तो यहीं से आपको यहाँ पर मिलेगा। हमने बता दिया है 4 या 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप लगातार देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस बार वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस लगातार आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये सोचो कि आज हम नहीं पढ़ते हैं, चलो कल पढ़ लेंगे, तो ये समझिए एक दिन में कितना लॉस हो जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दिन में हम कम से कम 6-7 वीडियो डालते हैं। 6-7 वीडियो का मतलब होता है 250 क्वेश्चन, और 250 क्वेश्चन वो होते हैं जो 2019-2020 में पूछे गए हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपका। क्लियर हुआ ना। तो डेली का डेली क्लास लेते रहिए, फायदा आपका होगा, 100% होगा। मेहनत आपकी जरूर इस बार को आपके मुकाम तक ले जाएगी, ठीक है। तो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।